कोरोना काल में ज्यादातर लोग अपने घरों में थे, लेकिन कुछ ऐसे संगठन भी थे जो जमीन पर थे, लोगों की मदद कर रहे थे। ऐसे ही एक संगठन के राष्ट्रीय संयोजक से आज हम बात करेंगे, युवा चेतना। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन लोगों ने कोरोना काल में लोगों की मदद कैसे की और इसके अलावा राजनीतिक तौर पर यह संगठन किस तरह से अपना विचार देश के सामने रखना चाहता है। तो आइए इस सिलसिले में आज हम बात करते हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह से। जनतंत्र टीवी में आपका बहुत धन्यवाद ममता जी, थैंक यू। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, युवा चेतना जो संगठन है आपका, ये क्या है, कब आपने सोचा इसके बारे में और ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि देश को एक ऐसे संगठन की जरूरत है? देश की आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। पूरा भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने में लगा हुआ है। चारों ओर भारत का तिरंगा लेकर उत्सव मनाया जा रहा है। उस उत्सव का भागीदार मैं भी हूँ, आप भी हैं, सारे लोग हैं। लेकिन देश की आज़ादी के उपरांत संविधान की प्राप्ति के बाद 1952 में जब पहली बार आम चुनाव इस देश में हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी और फिर 2019 में चुनाव हुए और मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री दोबारा बने, तब भी और उस समय भी जो राजनीतिक मुद्दे थे, जो राजनीतिक दल जनता के सामने कह रहे थे कि आप मुझे वोट दीजिए, हम सत्ता में आएंगे, हम संविधान प्रदत्त मूलभूत अधिकार आपको दिलाएंगे, रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति करेंगे, आज भी वही मुद्दों पर देश के राजनीतिक दल, देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री और देश के संसद में बैठे नेता खड़े हैं। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, जहां आज पूरा संसार, पूरी दुनिया बुलेट ट्रेन की बात कर रही है, बड़े बड़े मीनार बन रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही हैं, विकास हो रहा है, जीडीपी और इकोनॉमिकल सिचुएशन पर खुलेआम चर्चाएं हो रही हैं, वहां भारत के राजनेता देश की आम और आवाम को रोटी कपड़ा मकान का झुंझुना थमाकर सत्ता में बने रहने का गंदा प्रयास कर रहे हैं। इन चीज़ों से थककर, उबकर, दुखी होकर हमें लगा कि अब देश को एक नए विकल्प की जरूरत है, जो चुनाव में सीधे तौर पर न जाते हुए राजनीति में व्यापक सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से काम करे और गरीब को समाज के मुख्य धारा में जोड़ सके। और हमने युवा चेतना संगठन बनाया, जो देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और नौजवान के जीवन में एक बेहतर दिन लाने का प्रयास कर रहा है, एक नए भारत के निर्माण का प्रयास कर रहा है। आपकी अगर बात करें तो आप खुद भी पूर्वांचल से आते हैं और आपकी प्राथमिकता भी पूर्वांचल रही है, लेकिन आप खास तौर पर एक जाति विशेष से आते हैं, भूमिहार जिसको कहते हैं, और आप पर यह भी आरोप है कि पूर्वांचल के विकास के साथ साथ आप खुद की ताकत उस जाति के जरिए बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया वो क्या सिर्फ दलित और वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए किया कि इस देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ, वैश्य और समाज के हर तबके, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू, बुद्ध, जैन, पारसी, सबके संरक्षण के लिए न किया। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की जब जाति पूछी जाएगी तो यह स्पष्ट रूप से है कि वो दलित समाज में पैदा हुए। उसी प्रकार से मैं आज समाज के हर व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूं। मैं हर धर्म के लोगों को आगे लाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं किसी जाति की परिधि में बंधकर देश में व्यापक परिवर्तन लाने का हिमायती नहीं हूं, और आप किसी जाति के परिधि में बंधकर कोई परिवर्तन ला भी नहीं सकते हैं। जब तक देश का हर तबका आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आप क्या देश का विकास कीजिएगा। लेकिन चूंकि मैं किसी जाति में पैदा लिया हूं तो इसको तो झुठलाया नहीं जा सकता है। निश्चित रूप से मैं भूमिहार जाति में पैदा लिया और मैं उस जाति का हूं, तो लोग कहेंगे कि मैं उस जाति का हूं। लेकिन आप मेरी गतिविधियों को देखिए, मैं लगातार समाज के अंतिम व्यक्ति, दलित को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक को, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। आर्थिक आधार पर जो गरीब सवर्ण हैं उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा हूं। हम जात में विश्वास नहीं रखते हैं, हम जमात में विश्वास रखते हैं। हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। हम एक जमात को लेकर चलना चाहते हैं। हम भारतीयों का नेतृत्व करना चाहते हैं। कारण है देश को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित करना है। हमारे देश का जो कोहिनूर चला गया,
हमारे देश की जो काफ़ी चीज़ें चली गईं, हमारे देश का जो वैभव चला गया, उस भारत माता के वैभव को पुनः स्थापित करने के लिए हम लोग यायावर की तरह पूरे देश में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझकर उसके समाधान का प्रारूप तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्वांचल की अगर बात करें तो लगातार योगी जी भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्होंने दिया, लेकिन आप भी पूर्वांचल की विकास की बात करते रहे हैं, तो आपके पास क्या कोई रणनीति है जिसके तहत आप पूर्वांचल का विकास करेंगे? देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से 5 बार के सांसद रहे और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर पूर्वांचल का विकास हुआ रहता तो आप भी साक्षी हैं, आपका चैनल भी साक्षी है और देश की 140 करोड़ आबादी भी साक्षी है। महाराष्ट्र से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ तो भाई पंजाब में ही है, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से जो लोगों का पलायन हुआ, जो लोग नेशनल हाईवे पर पैदल चलकर बढ़े, सबसे ज़्यादा अगर कहीं के लोग थे तो वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग थे। उसमें भी बहुतायत संख्या में पूर्वांचल के लोग थे। जब कोविड की महामारी आई और सरकारों ने नमस्ते कर लिया, उन राज्य सरकारों ने, अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, तो लोगों को पैदल अपने घर की ओर बढ़ना पड़ा। ना ट्रेन था, ना बस था, लोग सड़कों पर मर रहे थे। गर्भवती महिलाएं एक हाथ में बड़े बच्चे को लेकर और दूसरे को पेट में लेकर पैदल रेंग रही थी, आंखों में आंसू था हम लोगों के, वो पूर्वांचल के लोग थे। अगर योगी जी ने पिछले 4.5 पौने 5 साल के शासन में उत्तर प्रदेश का विकास किया होता तो पूर्वांचल का बेटा और बेटी अपने घरों में रहकर उद्योग घरानों में काम करता और उसको मुंबई, चंडीगढ़, लुधियाना जाकर बेइज्जती नहीं स्वीकार करना पड़ता। योगी जी ने कोई काम पूर्वांचलियों के लिए नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल विकास की रफ्तार में कहीं पीछे छूट गया? कहीं पीछे कि बहुत पीछे। कोई कंपटीशन है क्या? कानपुर और बलिया में, कानपुर और मऊ में, कानपुर और गाजीपुर में, कानपुर और बनारस में, कानपुर और गोरखपुर में, कानपुर बस्ती में, कानपुर महाराजगंज में, कानपुर पदरौना में, कानपुर देवरिया में कोई कंपटीशन भी है क्या? कानपुर और आजमगढ़ में? हमने उत्तर प्रदेश के एक औद्योगिक जनपद का नाम लिया और पूर्वांचल के कई जनपदों से उसकी तुलना की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं हुआ। दुर्भाग्य है यह पूर्वांचल का। हम स्वर्णिम पूर्वांचल बनाने का सपना लेकर चले हैं। हम चाहते हैं पूर्वांचल में उद्योग हो, पूर्वांचल में बड़े बड़े अस्पताल हों, पूर्वांचल में बड़े बड़े सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालय हों, जिससे पूर्वांचल के आने वाले भविष्य का सुंदर सपना साकार हो सके। हम पूर्वांचल के किसानों को पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह सशक्त और समृद्ध बनाना चाहते हैं। यह काम देश की आज़ादी के 75 सालों के बाद किसी भी सरकार ने नहीं किया। क्या योगी जी और क्या समाजवादी पार्टी की सरकार और क्या कांग्रेस की सरकार, किसी सरकार ने पूर्वांचल पर ध्यान नहीं दिया। तो आप किस तरह से पूर्वांचल का विकास करेंगे? आपके पास क्या कोई रोड मैप है? इसके अलावा जिस तरीके की आपकी सोच है, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और आपकी सोच भी है, आप पूर्वांचल का विकास चाहते हैं, क्या कोई और राजनीतिक दल अगर विकास करता है पूर्वांचल का तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा है विकास तो तब होगा जब राज्य अलग होगा। बिहार से झारखंड बना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बना, पंजाब हरियाणा का विभाजन हुआ, गुजरात राजस्थान बना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना बना। तो जब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमंत नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी नहीं मंजूरी देंगे, तब तक मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्विया लोगों का सम्मान और पूर्वांचल का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए प्राइम एजेंडा है युवा चेतना का, पूर्वांचल राज्य का गठन, पूर्विया लोगों का सम्मान, और जो राजनीतिक दल पूर्वांचल निर्माण आंदोलन में हमारा साथ देगी, हम उस राजनीतिक पार्टी के साथ लाठी लेके मुड़ी पर मुड़ेठा बांध के खड़े हैं। वर्तमान की बात करें, 3 कृषि कानून आया था जिसको प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए वापस ले लिया। अब किसान अपने घर भी चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में हमारे देश में किसानों के साथ न्याय हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगा तो यह प्रमाणित हो गया, यह स्वतः अटेस्टेड है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि प्रधानमंत्री जी और उनकी नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के द्वारा किसानों के पक्ष में निर्णय नहीं लिए गए थे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली तो फिर वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं और किसान भाई वापस जा चुके हैं। सरकार ने पूरा गारंटी दिया है कि अब किसानों पर अत्याचार नहीं होगा। लेकिन
जो 1 साल से ज्यादा किसानों को ठंड, गर्मी और बरसात में दिल्ली के सीमाओं पर बैठना पड़ गया, किलेबंदी करनी पड़ गई, यातनाएं सहना पड़ा, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? और जो लखीमपुर खीरी में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, गृह का मतलब गृह, पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस उनके पास, उनके जो साहेबजादे ने सीधे थार चढ़ा दिया किसानों के ऊपर, और अब एसआईटी के जांच में सारा पोल खुल गया है, इसका क्या होगा? वो जो अमर शहीद किसान हो गए, उनके परिवारों का क्या होगा? उन किसानों की आत्माओं के साथ न्याय कैसे होगा? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अटल जी जो आपके पूर्व के नेता रहे, हमारे भी प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न जिनको मिला, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। हटाइए आप अजय मिश्रा टेनी जी को। अजय मिश्रा जी के लड़के ने खुलेआम गुंडागर्दी की है, और मुझे पूरा विश्वास है और भारत की जनता को विश्वास है कि वो गुंडागर्दी अजय मिश्र जी के राजनीतिक रसूख और गृह राज्य मंत्री के पद के प्रभाव में हुई है। इसलिए ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कीजिए, सारा न्याय हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा होना चाहिए? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि जो इस पूरे मामले में आरोपी है वो जेल में है, तो फिर पिता को सजा क्यों? ऐसा है, उनके पुत्र को कौन पहचानता? क्या उनका कृत्य है इस देश के लिए? और लखीमपुर खीरी में कौन सा उन्होंने विकास का मॉडल बना दिया था आशीष मिश्रा जी ने? अरे उनका नाम, उनका चेहरा, उनको आप इसीलिए ना जान रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री जी के लड़के हैं। राहुल गांधी जी को दुनिया इसीलिए ना जानती है कि नेहरू गांधी परिवार के उत्तराधिकारी हैं। तो अजय मिश्रा जी के पुत्र होने के चलते आशीष जी ने सब किया, और लंबे समय तक बचे रहे, घर में रहे, बाहर घूमते रहे। इसलिए पूरा का पूरा दोष गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी को जाता है। उनकी अविलंब बर्खास्तगी होनी चाहिए, तब जाके मृत किसानों की आत्माओं के साथ न्याय हो पाएगा और किसानों का सम्मान बच पाएगा। अगर युवा चेतना की बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाया, 35A हटाया, इसको लेकर आप लोगों का विचार क्या है? प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक काम किया। हम प्रधानमंत्री को बार बार धन्यवाद देते हैं। धारा 370 हटाकर देश में समानता लाने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया। इसके लिए बारंबार उनको प्रणाम है, बारंबार उनको धन्यवाद है। जब प्रधानमंत्री अच्छा काम करते हैं तो हम उनके प्रशंसाओं में हिमालय तक जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री और उनकी सरकार किसानों के ऊपर हंतर चलाती है तो हम उनके विरोध में खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 35A और 370 हटाकर ऐतिहासिक काम किया, और खासकर अभी जो बनारस में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, वो भी काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक, अविस्मरणीय, अतुलनीय, अकल्पनीय हुआ है। लेकिन बीजेपी तो अब यही कह रही है कि काशी और अयोध्या में तैयारी जारी है और मथुरा की बारी है। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में संविधान है, इस देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, और भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई गलत काम नहीं कर सकती है। अयोध्या में जो मंदिर बना है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो CGI लेड 5 जजों की बेंच का निर्णय है। इस देश में कभी कोई गलत नहीं हो सकता है। जब तक देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश में कभी गलत नहीं होगा। इसलिए भाजपा को जो भी जुमलेबाजी करना है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं, उनके मंदिर का वैभव बढ़ना चाहिए। उनकी लीला अपरंपार रही है। गीता आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण के प्रति अगाध सम्मान, स्नेह, आदर इस देश में हर भारतवासी को है, लेकिन इस देश में कभी कोई गलत नहीं होगा। यह भी बात इस देश का प्रत्येक नागरिक समझ ले, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और संविधान सबके रक्षा के लिए बैठा हुआ है। कोरोना संकट काल की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि युवा चेतना संगठन बहुत ज्यादा काम किया, लोगों की मदद की। जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, नेता अपने घरों में बंद थे, ऐसे में युवा चेतना संगठन ने बहुत काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी कोरोना संकट काल में काम करते रहे हैं। आप लोगों ने काम कैसे किया और CM के काम को कैसे देखते? देखिए, हम लोग तो जब कोविड का नाम आया और 17 मार्च को मैं दिल्ली में था, मैं यहाँ से सीधे बनारस पहुँचा और बनारस में अपने साथियों के साथ बैठक ली और पूरे पूर्वांचल के साथियों को
आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, पदरौना, बलिया, मऊ, आजमगढ़, सारे जगह, प्रयागराज, भदोही, प्रतापगढ़, सब साथियों से बात किया और मैं खुद जाकर बलिया में नेशनल हाईवे 31 पर बैठ गया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी और हमने लगातार लोगों तक मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, पैसा, आने जाने के लिए वाहन, डॉक्टरी परामर्श, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, परमानेंट हमने भोजन चलाया। कोविड 1 के वेव में भी और कोविड 2 के वेव में भी। अभी कल ही 250 दिन जो कोविड सेकेंड वेव में हमने भोजन शुरू किया, जनता की रसोई 250 दिन तक लगातार चलाया और अभी चल ही रहा है, आगे भी चलता रहेगा जब तक जीवित हैं। लोगों का भोजन, गरीबों का मदद हम करते रहेंगे। और रही बात योगी जी के सेवा की, तो योगी जी तो बड़ा घूमे, कोविड काल में भगवान की कृपा से स्वस्थ हो गए, कोविड उनको भी हो गया था, पूरा घूमे, पूरा उत्तर प्रदेश का दौरा किया, लेकिन इतनी मौतें हुई, संगम किनारे लोगों को गाड़ दिया गया, लाशें तैरती हुई गंगा नदी में पाई गईं, तो कैसे योगी जी को हम माने कि उन्होंने कोविड कंट्रोल में कोई ऐतिहासिक निर्णय लिया, कोई काम किया? हम नहीं मानते हैं कि योगी जी का काम कोरोना काल में बहुत अच्छा रहा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस पार्टी हो, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है। तमाम दलों में आप किसे बेहतर मानते हैं? यूपी के लिए बेहतर कौन? हमने आपको शुरू में ही प्रश्न का जवाब दिया, कहीं कोई बेहतर नहीं है। जनता परेशान है, जनता को नया विकल्प चाहिए, जनता को नया नेतृत्व चाहिए। ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सिर्फ जनता को भ्रमित कर रही हैं, जनता को फुसला रही हैं और जनता को मूर्ख बना रही हैं। हम लगे हुए हैं एक नया विकल्प बनाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान को एक नया रास्ता दिखाने के लिए। और मुझे लगता है आने वाले समय में युवा चेतना को जनता का इतना प्यार मिलेगा कि हम नया विकल्प बनाने में, तलाशने में, तराशने में सफल हो जाएंगे। 2022 में आप लोगों की भूमिका क्या होगी विधानसभा चुनाव में? 2022 में हमारी भूमिका जनता की सरकार बनाने की होगी। 2022 में हमारी भूमिका पूर्वांचल का उत्थान, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त कराने की होगी। हमारी भूमिका गरीब को उसका अधिकार दिलाने की होगी। हमारी भूमिका उत्तर प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने की होगी। यूपी चुनाव की बात करें तो जिन्ना की एंट्री हो चुकी है, धर्म पहले से ही था। बीजेपी पे ये आरोप लगता रहता है कि वो जानबूझकर धर्म की राजनीति करते हैं ताकि ध्रुवीकरण हो, उससे फायदा हो। लेकिन जिन्ना को अखिलेश यादव लेकर आए। आप ये जो यूपी में सियासत चल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना विलेन कैरेक्टर हैं भारतीय राजनीति के। भारत के विभाजन का अगर ठीकरा किसी के मत्थे फूटा है तो उस व्यक्ति का नाम बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना है, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता और पाकिस्तान के युग पुरुष हैं। तो भारत में कैसे उनका गाना गाया जाएगा और कैसे हम मानेंगे कि जिन्ना अच्छे थे? जो लोग जिन्ना की पैरोकारी करेंगे, जो लोग जिन्ना की वकालत करेंगे, वो भारतीय हो ही नहीं सकते हैं। भाई, हम भारत के ना लोग हैं। हम अब्दुल कलाम को महान मानेंगे, हम मोहम्मद अली जिन्ना को महान कैसे मानेंगे? हम अशफाकुल्ला खान को महान मानेंगे, हम मोहम्मद अली जिन्ना को महान कैसे मानेंगे? जो भी लोग जिन्ना के पक्ष में खड़े होंगे वो मिट्टी में मिल जाएंगे। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी से लेकर भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, बटुकेश्वर दत्त जी, बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खान जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, इनकी कुर्बानियों का क्या होगा? जिन्ना उन्ना का नाम उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा और जो लोग जिन्ना के शरण में जाएंगे उनको उत्तर प्रदेश की जनता चरण रखने का जगह नहीं देगी। आप पर यह भी आरोप लगता रहा है कि आप कभी बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, कभी खिलाफ, ऐसा क्यों? अभी तो आपके सामने बोले ना इंटरव्यू में, किसान आंदोलन में मोदी जी के खिलाफ और 370 में मोदी जी के साथ। जब देश के गौरव को बढ़ाने का बात आएगा तो हम सरकार के साथ हैं, और जब देश की जनता के ऊपर जुल्म होगा, देश की जनता को दबाया जाएगा, देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, तो हम सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। फंदा क्लियर है, फंदा एकदम क्लियर है, आइडियोलॉजी एकदम क्लियर। देश की जनता के उत्थान में अगर सरकार खड़ी होगी, हम सरकार के साथ हैं। देश की जनता के पतन में अगर सरकार काम करेगी तो हम सरकार के खिलाफ हैं।
इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें, आपको क्या लगता है कि 2022 में जिस तरीके से तनातनी चल रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सपा बसपा हो, लगातार असदुद्दीन ओवैसी पर विपक्षी आरोप भी लगाते रहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। ये जो तमाम राजनीति चल रही है, ऐसे में आप लोग कह रहे हैं कि एक विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि यूपी की जनता समझ पाएगी एक नए विकल्प को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1980 के आसपास, 80 में हुआ या 82 में हुआ। और प्रचंड बहुमत कब मिला? 2014 में मिला। कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ? 1885 में हुआ। और उसका सबसे स्वर्णिम समय कब रहा? 52 से 77 रहा। किसी भी चीज में समय लगता है। जब आप जनता के विश्वास पर 16 आना खड़े उतर जाएंगे तो जनता आपको नहीं छोड़ेगी, और जनता जब आप पर विश्वास कर लेगी फिर आपको कहीं जाने भी नहीं देगी। हम जनता के दिलों पर राज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन जनता का जनमत हम जीत जाएंगे, जिस दिन जनता हमारे पक्ष में आ जाएगी, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। संसद की बात करें, सबको पता है कि संसद देश के पैसे से चलता है, लेकिन जब से संसद का शीतकालीन सत्र हो या फिर मॉनसून सत्र हो, हर सत्र की एक ही हालत है कि हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। क्या आपको लगता है कि ये जो हमारे देश के राजनेता हैं, ये जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से कुछ तो पार्लियामेंट्रियन से गलती हो रही है, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर रह के हम पूरी बात तो नहीं बता सकते हैं पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। अभी जो पार्लियामेंट नहीं चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार दोषी है। अजय मिश्र जी की अगर बर्खास्तगी हो जाएगी तो निश्चित मुझे विश्वास है कि पार्लियामेंट का ये जो सत्र है, शीतकालीन सत्र, ये निश्चित रूप से चलेगा। हम प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, किसानों के साथ न्याय किया आपने, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। आपने देर से ही निर्णय लिया, लेकिन सही निर्णय लिया। आपने कानून वापस लिए, आपने एमएसपी पर और बिजली के मामले पर किसानों को कॉन्फिडेंस में लिया। उसी प्रकार आप कृषि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी को बर्खास्त कीजिए, पार्लियामेंट भी चलेगा, देश की जनता भी संतुष्ट हो जाएगी। आखिरी सवाल, ऐसा कौन सा विकल्प आप उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे जिससे आपको लगता है कि यूपी की जनता आप पर भरोसा कर पाएगी? आगे आगे देखिए होता है क्या। आने वाले समय का इंतजार कीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ दिखेगा। कैसे गरीबी मिटेगी, कैसे नौजवान समृद्ध होगा, कैसे किसान सशक्त होगा, कैसे मजदूर के चेहरे पर मुस्कान आएगी, और कैसे गरीब के झोपड़ी में लालटेन और चिराग नहीं एलईडी लाइट जलेगा। ये सब आने वाले समय में होगा, और युवा चेतना वो रास्ता बनाएगी जिस पे गरीब मुस्कुराता हुआ चलेगा, और देश के राष्ट्रपति के घर का बच्चा या खेत में हल चलाने वाले किसान का बच्चा एक जैसी शिक्षा प्राप्त कर देश की राजधानी में पहुंचेगा। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।